नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग हो गई अलास्का में और दोनों अपने-अपने राजधानियों में वापस भी लौट गए। लेकिन उस मीटिंग से क्या मिला, ट्रम्प ने क्या खोया, क्या पाया, पुतिन ने क्या खोया, क्या पाया, इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी और स्ट्रैटेजिस्ट हैं बड़े और फॉरेन पॉलिसीज़ पर भी दुनिया भर में जो भी कुछ होता है बहुत बड़ी पकड़ है उनकी। तो आज वो रहेंगे। कमांडर साहब आपका स्वागत है। राकेश जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और जय हिंद आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप मुझे बुलाते हैं। चलिए पुतिन और ट्रंप बात करते हैं। हमारी खुशनसीबी है सर कि दुनिया की जटिलतम जो लड़ाइयाँ हैं, जटिलतम समझौते हैं, वो क्यों हुए, क्यों नहीं हुए, ये सब हम आपसे बहुत आसानी से, बहुत एकदम किसी प्रोफ़ेसर की तरह आप समझाते हैं हमारे दर्शकों को और लोग समझते भी हैं। कम से कम मैं तो समझता हूँ। तो मुझे लगता है दर्शक भी समझते होंगे। तो ये हमारी खुशनसीबी है। आज जो हम पहला सवाल हमारा निकल रहा है सर वो ये है कि ढाई घंटे की मुलाकात जिसमें दोनों देशों के ट्रांसलेटर भी थे। तो एक्चुअल मुलाकात, एक्चुअल बातचीत कितने मिनट की रही होगी और उसमें क्या निकला? दोनों वापस लौट चुके हैं। क्या वादा किया अंदर कुछ पता नहीं। आपकी थोड़ा-सा रोशनी डालिए इस पर। राकेश जी 2.5 घंटे की मुलाकात, मोटा मोटा मान लीजिए 40% की एक्चुअल बात, बाकी तो ट्रांसलेशन में रिपीटिशन में वो सब निकल जाता है। ठीक जी, है। जी, 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी, 12 मिनट में 9 मिनट पुतिन बोले। जी। आमतौर पे जो मेजबान देश होता है, इस हाँ, में देखिए अमेरिका था, उसको जी, स्टार्ट करना था, जी, स्टार्ट किया पुतिन ने। मतलब शुरू से ही पुतिन ने अपना ये दिखा दिया कि साहब हम कंट्रोल में हैं, हुँ, नैरेटिव हम बनाएंगे, नैरेटिव हुँ, हम बताएंगे। ये सबसे पहली चीज आपको निकलती है सिर्फ इतने से ही। अब हम आते हैं वो 9 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिस्से में, हुँ, पुतिन ने क्या किया। देखिए पुतिन जो है बहुत तैयारी करके आते हैं और ये तैयारी का उन्होंने बिल्कुल साफ दिखा दिया कि मैंने क्या तैयारियां की थी। ट्रंप के दो मेजर वीकनेसेस, एक उनका ईगो, वो चाहिए उनको नोबेल प्राइज, एक वो वीकनेस। दूसरी वीकनेस डील्स, कि भैया हमको बिजनेस डीलिंग में हमें पैसे कितने मिल रहे हैं। दोनों के ऊपर पुतिन ने बिल्कुल साफ साफ ट्रंप को, है ना, हारमोनियम की तरह बजाया है। क्या कहा है उन्होंने? सबसे पहले ईगो की बात लेते हैं। उन्होंने ये साफ साफ बोला कि देखिए मैंने पर्सनली फोन किया था। अच्छा, ये इससे पहले कि एक चीज मैं बता दूं राकेश जी, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 मिनट पुतिन ने बात की। 9 मिनट जो पुतिन ने बात की, वो ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए मैंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस रशियन टीवी में रशियन भाषा में सुनी, क्योंकि पुतिन तो रशियन बोल रहे थे। तो मैं, क्योंकि 3 साल सोवियत यूनियन में रह चुका हूं, भारतीय नौसेना ने मुझे भेजा था 3 बार वहां पे सबमरीन कमीशन करने के लिए, तो मैं रशियन भाषा सीखी है मैंने, और मैं बहुत अच्छी तरह बोल लेता था एक जमाने में, अभी भी बोलता हूं। वहां मैंने रशियन भाषा में पहले सुनी, फिर उसके बाद मैंने ट्रांसलेशन सुना। पुतिन ने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई यहां पे। नंबर 1, ईगो मसाज तो उन्होंने बहुत बढ़िया किया ट्रंप का। बहुत उन्होंने तारीफ़ की। कहा ट्रंप को, बहुत तारीफ की। उन्होंने ट्रंप हाँ, को बोला देखिए साहब, बाइडेन से, उन्होंने बाइडेन का नाम लिख लिया, उन्होंने कहा आपके प्रेडिसेसर से मेरी बात हुई थी, जबकि मैंने हुँ, उनको पर्सनली फोन करके बताया कि देखिए आप बलशाय अशिप्का कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये करके। और लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अगर आप होते तो ये युद्ध कभी नहीं होता। नहीं होता। ट्रंप बड़े हाँ, खुश।
ये तो ठीक है, तो एक मक्खनबाजी हो गई। बिल्कुल 500 ग्राम अमूल बटर लग गया एक शॉट में। फिर आता है, उन्होंने दूसरी बात की। उन्होंने दूसरी बात ये की कि देखिए ये जो है, हम बहुत तरीके से, सलीके से, शांति से हम ये काम करना चाहते हैं, और इसके लिए मुझे विश्वास है कि ट्रंप जो है वो बहुत सच्चे दिल से एक बहुत सच्ची कोशिश कर रहे हैं, और मूल कॉजेस जो हैं, रूट कॉजेस जो हैं, उनके ऊपर जा रहे हैं। रूट कॉज के ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। अगेन ट्रंप खुश, भाई उनके लिए तो बताया जा रहा था ना, वो तो इनका ईगो ये हो गया। इससे ट्रंप को क्या लगने लगा होगा कि भाई मेरा तो नोबेल पीस प्राइज अब पक्का। यहीं पे उन्होंने एक और बम फेंका यूरोपियन यूनियन के ऊपर। उन्होंने कहा देखिए, हमने ट्रंप के साथ एक समझौते के मसौदे के ऊपर बात की है, हमारा कब कुछ कुछ एग्रीमेंट है। अब मैं चाहता हूं यूरोपियन यूनियन इसको टॉर्पीडो ना करे। उन्होंने लव टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया कि भैया आप नीचे से हमारे ऊपर हमला ना करें। ठीक है, तो ये साफ साफ ट्रंप ये जाके कहेंगे सारी दुनिया में कि देखिए मैंने तो कर लिया था, यूरोपियन यूनियन नहीं माना, ये जेलेंस्की नहीं माना, वो खराब है, हम तो अच्छे हैं। हमने देखिए कितना अच्छा काम किया, हमने बाहर निकलने का पूरी तैयारी कर ली। हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को कुछ नहीं होगा, हमको पैसे मिलते रहेंगे, और यूरोप हमसे हथियार खरीदेगा, वो जो उससे करना चाहे करे, सन्नू की। तो ये एक हिस्सा ईगो मसाज का ट्रंप को मिल गया। दूसरा हिस्सा बिजनेस। पुतिन ने क्या डाला है देखिए, आपको पता है अगर आपने शेर का भी शिकार करना पड़ता है तो एक बकरी बांधते हैं। उन्होंने वो बकरी बांधी है आर्कटिक रूट। कहता है भैया देखिए आर्कटिक रूट तो खुलने वाला है, अगर आर्कटिक रूट खुलेगा देखिए हमारे सामने कितने सारे बिजनेस प्रोपोजिशंस खुल जाते हैं। यहां पे उन्होंने बोला तेल, ऑयल एंड गैस। ट्रंप के सबसे बड़े डोनेटर्स जो हैं उसके कैंपेन में, वो कौन है? ऑयल एंड गैस नंबर 3 पे आता है। बहुत बड़ा डोनेशन ऑयल एंड गैस से आता है ट्रंप को। तो ऑयल एंड गैस, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से तो खुश कर दिया, अब ऑयल एंड गैस को खुश कर रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला देखिए रेयर अर्थ, मिनरल्स, और ट्रंप बिल्कुल एक ही निगाह से दौड़ रहे हैं रेयर अर्थ, रेयर अर्थ, रेयर अर्थ, रेयर अर्थ। इसीलिए तो वो चाइना पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रेयर अर्थ मिल नहीं रहे। उनको लगा यूक्रेन से हम सब कुछ निचोड़ लेंगे, काफी हद तक निचोड़ लिया। यूक्रेन की सारी उपजाऊ जमीन जो है वो मॉन्सेंटो और उनके बाकी जो कार्लाइल वगैरह ने खरीद ली है। जो यूक्रेन में रेयर अर्थ की बात करते हैं वो कहाँ है? उसी एरिया में है जो रशिया के कब्जे में है। अगेन यूक्रेन से कुछ और निचोड़ा नहीं जा सकता। रेयर अर्थ के लिए उन्होंने एक बकरी बांध दी खूंटे पे कि भैया ट्रंप महाराज आएंगे, रेयर अर्थ की बकरी पे आएंगे, तो उन्होंने वो भी दिखा दिया। तो उन्होंने इस तरह से बिल्कुल साफ साफ दिखा दिया कि उन्होंने ट्रंप के लिए पूरी तैयारी की है। इसके साथ जो है पुतिन ने दो बहुत अहम चीजें कही। सबसे बड़ी अहम चीज जो उन्होंने कही थी, वो उन्होंने फोकस किया अमेरिका और रशिया के हिस्टोरिकल कनेक्ट के लिए। ये मत भूलिए, सर्गेई लावरोव जब अलास्का लैंड किए थे तो उन्होंने एक टी शर्ट पहनी थी सफेद रंग की। उस सफेद रंग की टी शर्ट के ऊपर लिखा था CCCP। एक्चुअली वो रशियन में लिखा गया है यूनियन ऑफ USSR। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, USSR, SSSR, दैट इज व्हाट लिखा था वहां पे। कनेक्ट बता रहे हैं देखिए, हम पुतिन का एक सपना यह है कि हम रशिया को पुराने सोवियत यूनियन की तरह महान कर दें। सेर्गेई लावरोव पहन के आए थे वो चीज। दूसरी चीज उन्होंने ये कही थी कि हमारी जो है हिस्टोरिकली देखिए अमेरिका के साथ कितने कनेक्ट हैं। हमारे योद्धा, रशियन पायलट्स और अमेरिकन पायलट्स
अलास्का से बेरिंग स्ट्रेट्स के ऊपर से एयर ब्रिज बनाया था उन्होंने। 14 है ना वहां पे कब्र है रशियन पायलट्स की एंकरेज में। वहां जाके पुतिन ने फूल चढ़ाए। ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि पुतिन ने यह भी बताया कि रशिया के अंदर अमेरिकन पायलट्स के भी एक मेमोरियल बना है और वो उस मेमोरियल पे जाके अभी आ रहे हैं ताकि वो अपनी श्रद्धांजलि उन सबको दे पाए। क्या बात। उन्होंने तो बिल्कुल जाल बिछा के रखा हुआ था। ठीक है। तीसरा बात क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई ये बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखिए रशिया और अलास्का के बीच में एक और कनेक्ट है, वो है रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च अलास्का में भी मौजूद है। उसके जो आर्च बिशप हैं, पुतिन उस आर्च बिशप से मिले। जो कुरल आइलैंड्स के जो आर्च बिशप है उस रशिया के हिस्से वाला, उनकी तरफ से शुभकामनाएं लेके गए अलास्कन आर्च बिशप के लिए। वहां पे उनको 2 गिफ्ट दिए। बदले में जो आर्च बिशप अलास्का ने इनको गिफ्ट दिया वो उन्होंने अपने प्रेयर रूम से निकाल के एक आइकन गिफ्ट की जो उनको बहुत स्नेह प्रिय थी। और यहां तक कहा कि जब हम रशिया आते हैं, और साल में मैं एक बार आता हूं, और हमारे जो बाकी सेमिनरी के जो प्रीस्ट हैं वो भी रशिया आते हैं, जब हम रशिया आते हैं हमको अपनापन लगता है, हमें लगता है हम अपने घर आए हैं। तो अब देखिए कितनी प्रिपरेशन के साथ 1-2 घंटे की मीटिंग के लिए पुतिन गए थे। और आपको उसके याद होगा विपरीत कि आपको याद होगा कमांडर साहब, ट्रंप कह रहे थे कि मैं तो पहले ही 5 मिनट में उठ जाऊंगा, मुझे पता चल जाएगा, और वो तो 2.5 घंटे बैठे रहे। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। उनको तो उन्होंने कहा था 2 मिनट में मैं उठ जाता हूं, मुझे मालूम पड़ जाएगा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब तो जाके कहेंगे कि हाँ देखो मुझे तो मालूम था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और देखो मैंने क्या लेके आ गया हूं। मैं लेके आ गया हूं शांति। मैं लेके आ गया हूं एक प्रपोजल जो ज़ेलेंस्की अब मान लें तो शांति हो जाएगी। अब प्रपोजल बुरा क्या आदमी तो बन ज़ेलेंस्की बना सकता है, लेंगे। क्या संभावित प्रपोजल क्या रहा होगा कमांडर साहब? क्योंकि कोई अभी इस पर कोई रीड आउट नहीं आया है, कोई आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं आई है। तो अभी क्या ये भी है कि मॉस्को में मिलेंगे फिर से, तो एक बार की मीटिंग में तो होता नहीं है सब। तो क्या इससे मिला क्या है इस मीटिंग से? थोड़ा-सा उस पर थोड़ा-सा रोशनी डालें। देखिए मिला तो सब कुछ रशिया को है, पुतिन को। पुतिन ने शुरू से हमेशा कहा है, 2 साल पहले का भी अगर आप उनका देखें तो उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था मिन्स्क मसौदा जो हुआ था हमारे बीच में उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। मिन्स्क मसौदे में क्या था? मिन्स्क मसौदे में यह था कि नेटो की तरफ यूक्रेन नहीं जाएगा, क्राइमिया रशिया के पास रहेगा, और वो जो 4 प्रोविंस हैं, ज़पोरोसिया, लुहांस्क, डॉनबास्क और खेरसन, ये 4 प्रोविंसेस जो हैं, ये इनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। यहां पे एक रेफरेंडम होगा और यहां पे ये लोग अपनी तरफ से अपना काम खुद करेंगे। ये मिन्स्क सौदा कभी पूरा लागू हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूक्रेन ने नहीं किया। ठीक है। पुतिन तो हमेशा यही कहते आए हैं, आज भी यही कह रहे हैं, जो हमने अब जमीन ले ली ये हम नहीं देंगे, हम क्राइमिया नहीं देंगे, हम यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं मानेंगे, नहीं बनने देंगे। चाहे यूरोपियन यूनियन में जाना चाहे, मैं कोई इतराज नहीं है, लेकिन नेटो में नहीं जाएगा। नेटो अपना जो पूर्वी दिशा में बढ़त करने की कोशिश कर रहा है वो अब बंद कर दे, और मेरे ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं ये हटा दिया जाए। ये है मसौदा, यही होगा मसौदा फाइनली। सर एक चीज पूछना था, क्रीमिया का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? रशिया क्यों कहता है कि हम उसे नहीं छोड़ेंगे? देखिए ब्लैक सी जो है एक इंटरनल अंदर ही समुद्र है, उसके पास मेडिटेरेनियन में एक ही रास्ता है जो टर्की से निकलता है।
ठीक है। अब ब्लैक सी का जो एक टाइम पे है ना ये पैक्ट साइन किया गया था, जिसमें टर्की को एक तरह से इंडिपेंडेंस दी थी कि आप स्ट्रेट्स ऑफ बॉस्फोरस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको आप जो भी उस एरिया में ब्लैक सी में जो देश हैं उनको आप रोक नहीं सकते। अब रशिया का अगर आप नक्शा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि रशिया के पास कोई भी ऐसा बंदरगाह नहीं है जो सर्दी में खुला रहता है, चाहे वो बाल्टिक सी में हो, चाहे वो आर्कटिक में हो, चाहे वो ईस्ट में आके व्लादिवोस्टॉक के आसपास का हो। रशिया के पास कोई भी ऑल वेदर पोर्ट नहीं है। एक ही अगर ऑल वेदर पोर्ट है वो है क्राइमिया में, ब्लैक सी में, और क्राइमिया से ही वो अपना एक्सपोर्ट कर पाता है इनटू मेडिटेरेनियन, कि मेडिटेरेनियन का साफ क्लियर रास्ता मिलता है उसको। और रशिया जो है ये कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि क्राइमिया उसके हाथ से चला जाए, तो क्योंकि वो फिर ब्लैक सी पार नहीं बनता। तो ये है इंपॉर्टेंस क्राइमिया की। अब यूक्रेन की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। यूक्रेन जो है ये जैसे आपको याद होगा अमेरिका और रशिया के बीच में जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो क्यूबा में रशिया मिसाइल्स खड़ी करना चाहता था, इसके खिलाफ क्यूबन क्राइसिस हुई थी और अमेरिका करीब करीब न्यूक्लियर वॉर के पास पहुंच रहा था। उसको लगा मेरे आप इतने करीब मिसाइल ले आएंगे तो बहुत समस्या होगी। यही चीज है यूक्रेन। यूक्रेन के बाद मॉस्को तक जमीन सपाट है, फ्लैट है। अब नक्शा अगर देखते हैं, यूरोप और रशिया को कनेक्ट करने के दो ही रास्ते हैं। एक आता है पोलैंड वहां ऊपर से, और उसके ऊपर कलिनिनग्राड नाम का एक रीजन है जो रशिया का रीजन है। फिर आ जाते सारे पहाड़ियां, फिर आपका रास्ता यूक्रेन के थ्रू। अगर आप यूक्रेन में अगर आप अंदर घुस गए उसके बाद तो आपका रास्ता फ्लैट है, राइट अप टू मॉस्को, कुछ नहीं रोकता उसको। यूक्रेन से अगर नेटो ने अपने मिसाइल्स रखी तो वो मॉस्को पहुंच जाएंगी मिनटों में। इसलिए, और तीसरी बात, ये जो हिस्सा है स्टेप्स का एरिया कहलाता है, ग्रासलैंड से ये बहुत उपजाऊ है। ये ब्रेड बास्केट है रशिया की, ये ब्रेड बास्केट है यूक्रेन की, और ये ब्रेड बास्केट है इन ए वे विश्व के कई सारे देशों की। इसी ब्रेड बास्केट के पीछे तो सारा का सारा लड़ाई चल रही है, क्योंकि यहां पे इसीलिए तो देखिए अमेरिकन मल्टीनेशनल्स जो हैं, कार्लाइल, आपके मोंसांटो वगैरह वगैरह, यहीं पे तो जमीन खरीद के बैठे हुए हैं कि अगर यहाँ पे होगा तो जो भी फसल होगी वो हमारी। 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। ये समस्या है और रशिया ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता, और रशिया के लिए ये एक तरह से उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है, और इसीलिए ये युद्ध हो रहा है। तो हम ये इस बातचीत में हम कहाँ आकर पहुंचे? आपने तो रशियन टीवी देखा होगा, बाकी जगह तो कोई खबर ही नहीं है, जितनी खबर आप बता रहे हैं, वो खबर ही नहीं है। तो आपने जो देखा और समझा, इसका क्या रिजल्ट रहा? इस मीटिंग का नतीजा क्या रहा? किसको क्या मिला? या एक सिर्फ प्रपोजल कोई दिया गया है रशिया की तरफ से ट्रंप को कि आप इसको मनवाइए, उधर से नाटो से और यूक्रेन से कहिए कि इसको माने? एक्चुअली प्रपोजल जो है वो अमेरिका से आया है, रशिया ने कोई प्रपोजल नहीं दिया। अच्छा। अमेरिका से आया है, स्कॉट बेसेंट लेके गया था मॉस्को। उसमें उस मसौदे में बाय एंड लार्ज यही चीज लिखी है, विद वन चेंज, जो ये मेरा अनुमान है, और रशियन टीवी देखने से मेरा अनुमान है। किसी ने कहा नहीं है, मैं काश मेरे कान है ना वहां तक पहुंच सकते जहां पुतिन बोल रहे हैं, लेकिन वो तक पहुंचना मुश्किल काम है। ठीक है, मेरा अनुमान है कि जो लैंड स्वैप की बात हो रही है वो स्वैप ये होगा कि ओडेसा जो पोर्ट है हाँ। यूक्रेन का, वहां तक रशिया जाना चाहता था कि हम ओडेसा भी ले लें और मोल्दाविया तक हम अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे। फिर इफेक्टिवली यूक्रेन को हम लैंडलॉक्ड कंट्री बना देंगे। तो रशिया को उसने कहा होगा कि साहब देखिए, आपने क्राइमिया ले लिया, आपने इतना सब कर लिया है, ओडेसा को माफ कर दीजिए।
तो शायद ये लैंड स्वैप हो रहा है, हम ओडेसा को छोड़ देते हैं, आप बाकी चीजें छोड़ दीजिए। ये मेरा अनुमान है। ठीक है, हाँ, ये मेरा अनुमान पुतिन ये ने है कहा होगा, पुतिन ने कहा होगा ये हम भाई छोड़ देते पुतिन, हैं, आप बाकी छोड़ दीजिए। हाँ ये इसीलिए तो भाई जो रशिया की तरफ से आया था, लैवरोव ने भी कहा था ये कि जो हमको मतलब एक एग्रीमेंट का मूल रूप जो दिखने को मिल रहा है, जो अमेरिका ने प्रपोज किया है, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। हमें एक्सेप्टेबल नहीं बोला, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। वो मसौदा जो स्कॉट बेसेंट लेके गया था, वो मेरे ख्याल से ये होगा कि आप वो 4 प्रांत रख लीजिए, आप क्राइमिया रख लीजिए, ओडेसा छोड़ दीजिए, और फिर हम है ना एक तरह से हो सकता है कि ये जो 4 प्रांत है इसको इंडिपेंडेंट ना घोषित करके, ताकि भाई अगर रशिया ने ले लिया तो यूक्रेन हार गया, और यूक्रेन हार गया या यूरोपियन यूनियन कभी मानेगा नहीं, तो कहेगा हम इसको यूक्रेन के इसमें हम ऑटोनोमस प्रोविंस मान लेंगे और ये सेल्फ रूल करेंगे, ये है ना हम इनके साथ बीच में नहीं आते, आपको अपना बफर मिल जाएगा, और हम यूक्रेन को कभी नेटो का हिस्सा नहीं मानेंगे, हम नहीं आने देंगे नेटो के अंदर। ये होगा मेरे ख्याल से जो रफ मसौदा तैयार हुआ है। एक चीज और जानना चाह रहा था, क्या यहाँ भी ट्रंप ने अपना बड़बोलापन दिखाया? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि रूस बातचीत की टेबल पे इसलिए आया क्योंकि मैंने भारत पर सैंक्शंस लगा दिए थे ऑयल को लेकर, तो इसलिए रूस आया है। तो मतलब क्या उनके हिसाब से ऐसा करें तो मतलब भारत पीछे हट गया, अब उसने ऑयल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने तुरंत क्लैरिफिकेशन दिया, भाई हमारा तो अभी भी चालू है। देखिए, पुतिन जो है, ये ट्रंप जो है, वो मेरे ख्याल से इतने बड़े झूठे तो मैंने किसी भी वर्ल्ड लीडर को नहीं देखा है, जो हर बार पकड़े जाते हैं फिर भी अपने झूठ से पीछे नहीं हटते। उनको लगता है कि एक झूठ को 10,000 बार बोलो तो कोई ना कोई तो मान ही लेगा, और वो उसी पे अड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप देखिए दूसरे तरफ से, आप देखिए जब हाथी अपने चाल पे चल रहा होता है, हाँ। शेर अपने चाल पे चल रहा होता है, कुत्ते आते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी या शेर उनकी तरफ तो देखते भी नहीं है। यही हो रहा है यहाँ पे भी। मुझे आप कुत्ता मुझे इस भौंके जा रहा बातचीत है। में मुझे एक इस बातचीत में जो दोनों लोग अगल-बगल सामने-सामने बैठे हुए हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भी आई है उनकी उंगली दिखाते हुए ट्रंप की। तो मुझे लगता है कि ट्रंप कुछ तो नहीं काफ़ी तनाव में होंगे। इमेज स्टेक पर लगी रहे, अगर इमेज जैसी कोई चीज़ है उनके साथ-साथ, तो वो स्टेक पर लगी हुई है। मतलब यूएस के प्रेसिडेंट का पद जो है वो तो स्टेक पर, उसकी गरिमा तो स्टेक पर है ही। तो मुझे बड़े तनाव में दिख रहे हैं वो, और वो मुझे पुतिन की ओर से कोई तनाव नहीं दिख रहा। आपको बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से जैसा आप समझते हो, आपको क्या लगता है? आप बिल्कुल सही है भाई, ट्रंप तनाव में है, वो डेस्परेट है, भैया हमें एक लाइफलाइन दे दीजिए। हाँ। पुतिन ने वही लाइफलाइन इनको दी है। उनको साफ साफ देखिए, जब पुतिन गए थे वो सिर्फ रशिया के प्रतिनिधि बन के नहीं गए थे, एक तरह से वो ब्रिक्स के प्रतिनिधि भी बन के गए थे। उन्होंने जी जिनपिंग से बात की, प्रधानमंत्री मोदी से बात की, प्रेसिडेंट लूला से भी बात की। हाँ। ठीक है, उनको पता है कि देखिए अगर पुतिन पीछे हटते हैं तो ब्रिक्स भी खत्म हो जाएगा, और इसीलिए पुतिन ने जो भी वहां पे किया है बहुत सोच समझ के किया है। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी उन्होंने पहले इसीलिए बोला कि भाई नैरेटिव में अपने हाथ में रखना चाहता हूं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए पिछले लास्ट के 2 मिनट में ट्रंप को मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है भारत देश में, सॉरी अमेरिका के देश में। वो तो बिल्कुल खोए खोए से लग रहे थे, क्योंकि उनको इतनी चपेटें पड़ गई, उनकी तारीफ भी होती रही, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये तारीफ कर रहा है कि गलत, कि मुझे मेरी बुराई कर रहा है हाँ। या मुझे थप्पड़ मार रहा है। बस और बहुत लास्ट बहुत में तारीफ जैसे की उसने उन्होंने। कहा नेक्स्ट टाइम मॉस्को, ट्रंप का देखिएगा चेहरा, वो बॉडी लैंग्वेज आपको साफ दिखाई देती है, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ना, उनको लग रहा होगा कि माता धरती यहाँ फट क्यों नहीं जाती, हम नीचे क्यों ना चले जाए। और उन्होंने कहा कि दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग हाँ, वन, इस पर मुझे थोड़ा-सा अपोज़िशन झेलनी पड़ेगी, लेकिन दैट्स पॉसिबल।
हो सकता है। हाँ, वो कह के ऐसा कहा। उसके बाद फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद की और भागे। कहते भैया सवाल भी हम नहीं लेने वाले। और पुतिन ने तो खैर बहुत, मुझे भी बहुत अचंभित किया। लोगों ने कहा कि व्हाइट हाउस में होने भर से वो जंग नहीं करते क्या, तो उन्होंने कहा यस आई कैन कंफर्म दैट। अंग्रेजी कम बोलते हैं वो, लेकिन अंग्रेजी में बोला आई कैन कंफर्म दैट। तो ये तो कुल मिला के नटशेल में अगर कहें तो कमांडर साहब, क्या दिखता है? कुछ पॉजिटिविटी दिखती है इससे? रास्ता खुलता है कोई? बहुत सी पॉजिटिविटीज हैं। एक, रफ मसौदा तैयार है, रफ मसौदा पब्लिकली नहीं बताया गया है, लेकिन रफ मसौदा तैयार है। दो, पुतिन और ट्रंप के बीच में बात हो गई, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बात हुई अलास्का में, यूएस एयरबेस पे। पुतिन के खिलाफ वारंट है, उसके बावजूद ठीक है, आपने पुतिन को पूरा मौका दे दिया अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने का। ये पुतिन की जीत है। पुतिन ने आपको, मतलब ट्रंप को, एक लाइफलाइन दे दी, एक नैरेटिव दे दिया जो जाके अभी अच्छे से बेचेंगे और बोलेंगे देखिए मैंने सुलह की के लिए जो है लीडरशिप दिखाई, मैंने अपने आदमी भेजे, ये सब हमने कर लिया, खट 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 मैंने कर दिया, नोबेल प्राइज का मेरा रास्ता खुल गया। वहां पे डीप स्टेट को खुश कर दिया, ये बोल के कि भैया ऑयल एंड गैस, मिनरल्स डील होने वाली है, पैसा बनेगा। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को खुश कर दिया, चिंता मत करिए, आपको हथियार के ऑर्डर मिलते रहेंगे। और आपने अपने लिए जो है, अपने देशवासियों को बताने के लिए दिखा दिया कि भाई मैं ट्रंप को उंगली दिखा रहा था, एक फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में उंगली दिखा रहा था अपने आप को, भाई स्ट्रॉन्ग मैन ट्रंप, और मैं अपना नैरेटिव बेच रहा हूं, देखो इंडिया को मैंने कसा तो कैसा ट्रंप भागता हुआ मेरे पास आ गया। ये सब उस जो हर एक को कुछ ना कुछ मिला है। इंडिया को भी यहां से मिलेगा, सेकेंडरी सैंक्शन से निकल जाएंगी एक आध दिन में। मतलब सेकंड सैंक्शन मतलब 25% रहेगा अपने पास। 25 रहेगा, उसके लिए फिर 25 तारीख को आ जाएंगे लोग अमेरिकन डिस्कस करने के लिए। कमांडर साहब, रशिया को क्या गेन है इसमें? जो युद्ध विराम होगा उससे रशिया का गेन क्या है? क्यों चाहता है वो कि युद्ध विराम हो जाए? राकेश जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको है ना, जो ज्योग्राफी है उस एरिया की, वो समझना जरूरी है। अभी चल रहा है अगस्त का महीना, सितंबर अक्टूबर तक यहां पे ठंड इतनी हो जाएगी कि पहली बर्फबारी शुरू हो जाएगी। फिर नवंबर दिसंबर में जो भी आपकी फ्रंट लाइन है वो फ्रीज हो जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं होगा अगले साल अप्रैल तक, मार्च अप्रैल, उस लेवल तक। तो मतलब अगर आपका ये समय निकल गया, अभी है समय रशिया को कि वो जितनी ज्यादा टेरिटरी हो सके वो कैप्चर कर लेगा। लेकिन अगर युद्ध विराम अभी नहीं होता है और फ्रंट लाइन फ्रीज हो जाती हैं, तो यूक्रेन को 4-5 महीने मिल जाएंगे कि अपने आप को फिर से रीबिल्ड कर सके, रीस्टॉक कर सके, रीएम्यूनिशन कर सके। अपने जो जो उसके लोग हैं, जो भी बचे होंगे उसके पास, उनको फिर से ट्रेनिंग करके तैयार कर सके, ताकि अगले साल आप युद्ध में रेडी हो जाए। अभी रशिया को दिखाई दे रहा है कि मैं फटाफट गेन कर रहा हूं। इस समय जो है अमेरिका के स्टॉक पाइल्स कम है, इस समय यूरोप के स्टॉक पाइल्स कम है, यूक्रेन के स्टॉक पाइल्स कम है। रशिया के पास इतनी बड़ी समस्या नहीं है स्टॉक पाइल्स की। ये वक्त है ना, रशिया चाहता है अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए ताकि युद्ध विराम हो जाए और मेरी शर्तों पे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रशिया के लिए, क्योंकि अगर युद्ध विराम हो जाता है तो रशिया फिर अपने आप को रीबिल्डिंग की तरफ फोकस करना शुरू करेगा और अपने आप को रीएम्यूनिशन, रीटूल करेगा। यहाँ पे भारत का रोल बहुत अहम हो जाएगा रशिया के लिए। ये है वजह मेरे हिसाब से। चलिए आपने बड़ी खूबसूरती से इतनी जटिल समस्या को समझाया
और मैं तो बड़ी तारीफ़ करता हूँ इसको आपने क्योंकि आपको रशियन आती है इसलिए आपने रशियन टीवी देखा और आपको एक्चुअल क्या हुआ और वहाँ पर क्या वर्ज़न जा रहा है वो भी पता है, जो हम में से बहुत कम लोगों को पता है। हम जर्नलिस्टों के लिए अक्सर कहा जाता था कि अंग्रेज़ी और हिंदी के अलावा अगर आप एक भाषा और जानते हैं तो आपका कैनवास बड़ा हो जाता है। तो वो आपके लिए काम में आया और आपके ज़रिए हमारे काम आया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने रोशनी डाली इस समस्या पर और इसके निदान पर और बताया कि कैसे किसने क्या गेन किया है, किसको क्या लॉस हो सकता है, क्या गेन हो सकता है। बहुत अच्छे और बहुत सरल ढंग से आपने समझाया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद राकेश जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।